दिल्ली नगर निगम चुनाव के जोर शोर के बीच आज हम यहाँ पहुंचे हैं रोहिणी के वार्ड नंबर 24A में, और आज यहाँ की स्थिति दिखाएंगे और जायजा लेंगे कि क्या अभी तक इन 10 सालों में भाजपा ने यहाँ विकास किया है या सिर्फ खोखले वादे किए हैं। तो ले चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर और दिखाएंगे इस वार्ड की हकीकत। इस समय हम मौजूद हैं सरदार कॉलोनी एरिया में। आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो सफाई का बात की जाए, सफाई की जो लोग कहते हैं कि सफाई यहाँ बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन इसके मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ का ये पार्क है, बगल में ही गुरुद्वारा है और उसके बगल का ये पार्क है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गंदगी पसरी हुई है और जो सफाई का आलम है और जो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं या जो यहाँ के नेता हैं वो लोग इसका कहते हैं कि यहाँ पे सफाई दुरुस्त है और टाइम पे सफाई होती है, लेकिन आप देख सकते हैं और यहाँ के जो आम लोग हैं उनका भी ये आरोप है कि यहाँ पे समय पर ना तो सफाई होती है, ना ही कोई झाड़ू लगाने वाला आता है। और इस समय तो चुनाव है तो फिर भी कभी कभार कोई यहाँ पे जो इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सफाई का कैसा हाल है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे किस प्रकार सफाई टाइम से होती है? सफाई तो नहीं होती, टाइम से आते ही नहीं है। हाँ। ना वो कूड़ा देख के चल जाते हैं, हमारे फिर चल जाते हैं, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, भाग जाते हैं। क्या करें? आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जैसे देखा गया काफ़ी नालियाँ भरी हुई हैं, पानी पसरा हुआ है, तो ऐसे में क्या कभी आप लोगों ने शिकायतें करी हैं किसी को? शिकायत काफ़ी करी है। ये देख के लोग यहाँ के मुख्यमंत्री भैया जो आते हैं, जब इनको वोट चाहिए होती है जब ये आ जाते हैं, और जब गंदगी के लिए हम बोलते हैं तो गंदगी के लिए 2-4 दिन आते हैं और 5वें दिन ये सफाई नहीं होती। यहाँ पे बहुत कोशिश करी हम सरदार कॉलोनी की सफाई रखने के लिए कि सफाई रहे, सरदार कॉलोनी हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, अच्छी रहे। फिर भी हमने बहुत कोशिश करी, काफ़ी लोगों ने कोशिश करी, मगर ये सफाई का कुछ मसला हल ही नहीं हो पा रहा है। बहुत गंदगी फैली हुई है, पार्कों में घूमने बैठने के लिए पार्कों में गंदगी फैलाई जा रही है, और ये जितने किराएदार है, मकान मालिक हैं, सारे पार्कों में गंद फेंकते हैं। इनको सोचना चाहिए कि कूड़ेदान में गंद फेंकें, या हमारे यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी आती है तो इसके अंदर ही फेंकना चाहिए इनको, यानी कि पार्कों में नहीं फेंकना चाहिए। ये पार्कों का असला हल करवाइए जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो पार्क जो गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं वो दिए गए थे ताकि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो उसमें खेल कूद सकें, बच्चे खेल कूद सकें, लेकिन यहाँ जो आलम है कि यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पार्क है और पार्क की आप स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है और यहाँ पर जो मलबा है, मलबा पसरा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे बेंच हैं जो कि निगम द्वारा लगाए गए हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई रख रखाव नहीं है। यहाँ पोल लगाए गए हैं एमसीडी की तरफ से, उसमें ना प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है, और ऐसे में बिल्कुल खुले में जो इस प्रकार की गंदगी है, इससे गंदगी के वजह से जो बीमारी है, बीमारी पनपने का भी बहुत खतरा है। तो ऐसे में देखना है कि इस वार्ड में के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जो दावे हैं खोखले नजर आते हैं। सरदार कॉलोनी के एक पार्क की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो पार्क है पूरा इस पर अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे जो एक तरीके से पार्किंग बना रखी है, साथ ही साथ लोगों ने अपने रोजगार का जो एक साधन है वो यहाँ बना रखा है। ऐसे में पूरा जो पार्क है यहाँ बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ तक कि जो जिस कारण से ये सरकार ने पार्क इनको मुहैया कराया था उससे विपरीत ये लोग यहाँ पर अपने जो वाहन है वो खड़ा करते हैं। यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, और ऐसे में जो निगम के जो कर्मचारी हैं, जो निगम के जो नेता लोग हैं, उनकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में कूड़ा करकट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पसरा हुआ है। कुछ यहाँ व्यक्तियों से जानना चाहेंगे, आप क्या यहीं रहते हैं? आप यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ खड़ी आप लोगों की हैं गाड़ियाँ? हाँ जी। तो ये अवैध पार्क बच्चों के खेलने कूदने के लिए और चीज़ की यूज़ किया जाता है, और आप लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं? सर जी ये रात में गाड़ी खड़ी होती है, बाकी मतलब पार्क खाली रहता है। ज़रा बाकी खाली रहता है। बाकी आप देखते ये बता रहे हैं ये जो सब रिक्शा है इधर सभी लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये कब्जा नहीं कर रखा सर, वो अभी हम सफाई वगैरह कराते रहते हैं। वो जो यहाँ के जो जमादार है ना, गंदा हुआ पड़ा था, सारी सफाई करवाई कल परसों। तो क्या यहाँ से के जो पार्षद हैं या कर्मचारी हैं वो लोग आते नहीं है यहाँ? कोई नहीं आता जी यहाँ। तो कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी इसकी? शिकायत कौन करेगा सर, किसी को अपने काम से ही मतलब फुर्सत नहीं है, काम पे चले जाएंगे, रात को आएंगे सीधा, तो रात को फिर कौन ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसे कि लोग आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि इनको समय नहीं मिलता है, लेकिन उसके विपरीत जो एक कर्मचारी और जो यहाँ के नेता हैं उनकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इस प्रकार के जो माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ खड़ा एक्शन ले। लेकिन उसके बावजूद देख सकते हैं लोग यहाँ पे अपने वाहन खड़े करते हैं, अपने सामान से उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में उनकी लापरवाही भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नज़र आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद मेंद्रू जी साथ में हैं। विनोद जी, जानना चाहेंगे इस बार जिस प्रकार से मनोज तिवारी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो पुराने उम्मीदवार थे उनको सीटें और टिकटें नहीं दी हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
ये पार्टी का उचित फैसला है। जो काफ़ी अरसे से कार्यकर्ता लगे वैसे पार्टी में काम करने उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इससे युवा वर्ग में और कार्यकर्ता में नया जोश है, नई उमंग है और मुझे उम्मीद है इस बार हम 250 पार जाएंगे पार्टी इस फैसले से। अच्छा, अगर बात की जाए इस सीट की तो यहाँ आप किस एजेंडे के साथ, क्योंकि पिछले 10 साल से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सारे निगमों में काबिज थी, तो ऐसे में क्या लगता है किस एजेंडे के साथ आप मैदान में उतरे हैं, क्या क्या वादे आप लोगों से जनता तक कर रहे हैं और क्या नई उम्मीदें उनको आपके जीतने के बाद मिलने वाली हैं? जब जब चुनाव होते हैं हमेशा लोग वादे करते हैं, लेकिन मैं शायद दिल्ली का पहला से कैंडिडेट हूँगा जो मैं वादे नहीं कर रहा। मैं कोई वादे नहीं करूँगा, मैं काम करके दिखाऊंगा और तब खुद जनता को लगेगा कि वाकई में काम किया है। कैसे काम होंगे, किस जनता जो है वो भी कैसे लगा रही होगी, वो काम कैसे होंगे, क्या काम होंगे और किस रूप में आप देने वाले हैं उनको तोहफा? यहाँ पर प्रवेश भाई ने 5 वर्ष में बहुत कार्य किया है और सारी सड़क नालियाँ गलियाँ लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेन जो काम है यहाँ पे वो है आपका गलियों की सफाई, पार्कों की सफाई और आपका सौंदर्यीकरण का, और अगले 5 वर्षों में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लगेगा ये रोहिणी है, कोई सलम बस्ती नहीं है। अगर बात की जाए इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगते रहे, जिसमें भ्रष्टाचार है, अवैध निर्माण है और खासकर बात की जाए इस वार्ड की, इस वार्ड में भी अवैध निर्माण काफी नजर आया है, तो इस पर किस प्रकार से आप रोकथाम लगाएंगे और क्या आप इस पे जनता का वादा करने वाले हैं? इसी को देखते हुए नेतृत्व चेंज किया है और मैं नहीं समझता कि जो इंक्रोचमेंट है, अब परिवार मकान, दिल्ली महंगी इतनी हो चुकी है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं तो मकान कहाँ से लेंगे? थोड़ा बहुत 2-4 फुट बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम मैं नहीं समझता होती है। अच्छा, टिकटों के बंटवारे की बात की जाए, टिकटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं जैसे पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में विरोधाभास है, तो आपके वार्ड की क्या स्थिति है कि आपके यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में सही पार्टी में होती है, हर प्रदेश में होता है, क्योंकि टिकट मांगने वाले लोग 50, 20, 15 हर जगह होते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, वो सारे कार्यकर्ता हैं, सबका हक बनता है वोट मांगने का, वो टिकट मांगने का, तो मिलने की एक कोई होती है। और दूसरी बात विरोधाभास की तो कोई पानी परिवार है, मिल बैठ के सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात की जाए नगर निगम स्कूलों की यहाँ क्या स्थिति है, और आप 10 साल से हैं और पुराने कार्यकर्ता भी हैं, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल को लेकर बताया गया था कि एक स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट है जो चालू है, इसके साथ और कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो आप लाने वाले हैं? और बात की जाए साफ सफाई की, साफ सफाई को किस मद्देनजर आप देखते हैं और क्या उसका रहने वाला आगे? जहाँ तक सफाई की बात है तो आपको 2 महीने बाद नजर आना शुरू हो जाएगा कि वार्ड सफाई व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, प्रवेश भाई जी ने अपना स्विमिंग पूल बनाया है, और स्कूलों की भी आपको पहले 6 महीनों में नजर आएगा कि प्रवेश भाई का पूरा माइंड था, सड़कें यहाँ बहुत जर्जर उस समय थी, उनका मेन ध्यान सड़कों पे था, वो सारी सड़कें नालियाँ गलियाँ बनाई हैं और अब अगला जो हमारा टारगेट है वो यही होगा। इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों ने युवाओं पर एक केंद्रीकरण कराया है, युवाओं को आगे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। अगर बात की जाए इस वार्ड की, इस वार्ड में युवाओं के लिए खासकर जो यूथ हैं, बच्चे हैं, उनके खेलने कूदने के लिए कोई पार्क नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? अभी मैं कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, अभी आगे आते हैं, हम भी फ्रेशर हैं बिल्कुल, अभी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, अभी ज़्यादा ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे 30 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सामने नजर आएगा कि क्या जो जनता है किसको चुनती है, भारतीय जनता पार्टी को या और जो दल है मैदान में उनमें से किसको चुन के आगे दिल्ली के निगमों में काबिज करती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उम्र दराज लेकिन युवा नेता जो कि निर्दलीय इस बार मैदान में हैं, रोहिणी के वार्ड नंबर 24A से। अगर उनकी बात की जाए तो पिछले 37 साल उन्होंने CRPF में अपने फर्स्ट क्लास ऑफिसर के तौर पे दिए हैं और अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो अपने जो जीवन है और अपने जो सामाजिक कार्य हैं वो करना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ नवल सिंह जी हैं। नवल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बार मैदान में हैं, किस मतलब विकास कार्य को और किस रूप में देखते हैं अभी जो कार्य हुए हैं, और क्या आगे जो है अगर आपको जनता चुनती है तो क्या काम आप करने वाले हैं? मेरा नाम नवल सिंह, मैं CRPF से असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर हूँ। इस समय मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैंने 2 बार टिकट का निवेदन किया। पिछली बार भी यहाँ पर प्रवेश भाई जी को ले आए थे, जबकि वो यहाँ इलाके के बाहर का रहने वाला था, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के आदेश को माना। इस बार फिर मैंने इसके लिए आवेदन किया और मेरे साथ में 25 RWA और सामाजिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों के समर्थन पत्र लगे हुए थे, लेकिन मेरे को टिकट नहीं दिया, तो मैंने मजबूरी में निर्दलीय उम्मीदवार के लिए नॉमिनेशन किया। अभी मैं ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, इस इलेक्शन के लिए खड़ा क्यों हो रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समाज सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं अगर मेरे को मौका दिया और मेरे को जीत हुई तो मेरा उद्देश्य रियली मेरा नहीं बल्कि MCD का उद्देश्य यही है कि सफाई होनी चाहिए, गलियों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई।
दूसरा काम है ग्रीनरी का, जो कि पार्कों की ग्रीनरी की ज़रूरत है, पार्कों की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये दो उद्देश्य एमसीडी के हैं और एमसीडी इन उद्देश्य को पूरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। यहाँ जिसको भी चुन दिया जाता है वो काउंसलर की ड्यूटी ना करके बल्कि वो नेता बन जाता है, जबकि काउंसलर एक, मैं तो ये कहता हूँ कि काउंसलर एक सफाई विभाग का एक प्रमुख होता है, अपने एरिया का वार्ड का प्रमुख होता है काउंसलर सफाई वालों का, लेकिन वो सफाई का ध्यान न दे के नेतागिरी का ध्यान देता है और वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि मैं आगे और टिकट लूँ जा करके। जैसे कि हमारे यहाँ काउंसलर अभी थे जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रवेश भाई जी, उनका भी यही विचार था कि अभी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया, आगे मैं एमएलए बनूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जीत के आया तो गलियों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई और पार्कों की ग्रीनरी को मेंटेन करवाने के लिए मैं हर संभव कदम उठाऊंगा और इसमें मैं आरडब्ल्यूए की भी मदद लूंगा और खुद भी इसकी मदद करूंगा और एमसीडी को भी मैं यही कहूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो अभियान है अभी हमारा, इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है और कोई दूसरे प्रोजेक्ट तो एमसीडी का काम है, वो चलाएगी और बनाएगी। हमारा अभियान है, अगर मेरे को मौका दिया तो मैं सफाई और पार्कों की ग्रीनरी को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जब बात की जाए जिस प्रकार से पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी निगमों में नजर आई, इस दौरान इनके ऊपर भ्रष्टाचार और रोडों पे अतिक्रमण का उन पर आरोप लगाया है, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं और अगर आपको जनता चुनती है तो क्या इससे उनको निजात मिल पाएगी? देखो ऐसा है, ये मेरे जीतने के बाद मैं अपने इलाके के लिए कह सकता हूं कि मैं इस इलाके को, इस वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, क्योंकि मैं इस भ्रष्टाचार में कभी नहीं शामिल हुआ और न हूं। जहां तक बात है एमसीडी में 10 साल से बीजेपी है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध मेरा कोई वो नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी का मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ है टिकट ना देने का। बाकी बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया होता तो 10 साल से क्यों चुन के आते। मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे काफ़ी बड़ा तबका युवाओं का भी है और ऐसे में उनके खेलने कूदने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जितने भी पार्क हैं यहाँ सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, ग्रीनरी तो कर दी गई है, लेकिन खेलने कूदने के लिए उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आरडब्ल्यूए का प्रधान हूं, सी ब्लॉक सेक्टर 16 का, और सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम सेक्टर 15, 16, 17 का प्रधान हूं। मैं समाज सेवक हूं। मैंने इसके लिए पहले भी कदम उठाए हैं और अभी मौजूदा जो एमएलए हैं महेंद्र गोयल जी, उनको भी हमने लेटर लिख के दिया था कि डीडीए के खाली प्लॉट पड़े हैं, इन प्लॉटों का जब तक ये बिक्री नहीं होते हैं, ये सेल आउट नहीं होते हैं, इनके अंदर इजाज़त दी जाए कि युवा खेल लें। क्योंकि जब तक युवा अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को नहीं वो यूज़ करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा ये, मैं बता दूं आपको कि इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा, चाहे डीडीए से हो और चाहे ये डीडीए की एक महान गलती थी डीडीए की, जिस समय ये अलॉट किए गए प्लॉट, उस समय उन्होंने खेल के मैदान का कोई ध्यान नहीं रखा। इसलिए मैं अभी मेरा ये है कि जितने डीडीए के प्लॉट पड़े हैं, खासकर ये जहाँ से हाई टेंशन वायर गुजर रही है, इसके नीचे जो प्लॉट पड़े हैं वो बिक्री होने की उम्मीद नहीं है उनकी, तो मैं डीडीए के साथ ये फाइट करूंगा इसके लिए और जनता के समर्थन से फाइट करूंगा कि खेल के मैदान जरूर चाहिए युवाओं के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बात की जाए, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 37 साल सीआरपीएफ में दिए हैं, ऐसे में जोश वही आज भी बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की कमेटी थी, जिन्होंने नए चेहरों को इस बार मौका दिया और पुराने जो लोग इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे, उनको टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं नाराजगी जो है साफ झलक रही है। ऐसे में जो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है, ये 26 तारीख को ही तय हो पाएगा कि ये फैसला कितना सही था और कितना गलत था। दिल्ली विधानसभा के बाद अब तीनों निगमों पे आम आदमी पार्टी की नज़र है और ऐसे में सभी 272 वार्डों पे अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं रोहिणी के वार्ड नंबर 24A में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश गर्ग जी हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, जानना चाहेंगे इस बार किन एजेंडों के साथ आम आदमी पार्टी निगमों को देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है, क्योंकि जो निगम है वो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में इसका नाम गिना जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है और उसके बाद दूसरा मुद्दा है साफ सफाई का, क्योंकि जो क्षेत्र की हालत है, जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली को बिल्कुल एक
कचरे का ढेर बना के रख दिया है। तो ये दो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अरविंद जी ने जैसा कहा है कि हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, तो एमसीडी में सरकार बनाने के बाद हम जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद जी ने अपने बिजली पानी का वादा पूरा किया है और एमसीडी में आने के बाद हाउस टैक्स का भी वादा पूरा करेंगे। पूरे दिल्ली वासियों को हाउस टैक्स से मुक्ति मिलेगी। जब भ्रष्टाचार की बात की जाए, पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो ऐसे में आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं और किस रूप से आप भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अरविंद जी का नाम ही भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काफ़ी है। अरविंद जी के नाम का खौफ इतना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने आप ही दम दबा के भाग जाएंगे और ऐसे कानून बना के लाएंगे जिससे कि भ्रष्टाचार करने का मौका ही ना मिले किसी को। अगर बात की जाए विकास की, तो विकास के किन एजेंडों के साथ आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है, और खासकर इस वार्ड की बात की जाए तो इस वार्ड में आप किस रूप से और क्या क्या विकास आप करने वाले हैं और क्या जनता से वादे हैं आप इस बार? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो यहाँ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो क्षेत्र की सफाई है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। पिछले 5 साल से यहाँ के जो निगम पार्षद रहे हैं वो कभी आए नहीं। पार्कों की हालत बिल्कुल जर्जर है। आप देखेंगे कि बहुत से पार्क तो बिल्कुल कूड़ा का ढेर बना हुआ है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल है जिनकी हालत बड़ी खस्ता है। उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आ रहे हैं कि ये सारे काम करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की जनता की, तो जनता का बड़ा मिला ही जुला जो राय है वो नज़र आ रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ा रोष नज़र आ रहा है, तो ऐसे में उसकी भरपाई आप लोग किस रूप से करने वाले हैं? देखिए, रोष तो सिर्फ बहकावा है, लोगों को गुमराह करने का एक माध्यम है। और जो मीडिया भी अरविंद जी कहते रहे हैं कि हमारी जो अच्छाइयाँ उनको कभी दिखाते ही नहीं है, सिर्फ बड़ा चढ़ा के जो बुराइयाँ हैं उनको दिखाते रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हम गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो बिजली पानी का फ़ायदा हर व्यक्ति ले रहा है। आज आप किसी भी घर में चले जाइए, चाहे वो छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, 1000-1500 रुपये का फ़ायदा उसको बिजली में हर महीने मिल रहा है। पानी सबको मुफ्त मिल रहा है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं, उसका भी फ़ायदा सब लोग ले रहे हैं। बड़ी तारीफ़ करते हैं लोग। और जो पेंशन जो बढ़ाई है, 1000 रुपये पेंशन सभी कैटेगरी में बढ़ा दिया है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज सब मिल रहा है। और लोग अरविंद जी को भगवान की तरह देख रहे हैं और इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुख्यतः इस वार्ड की अगर बात की जाए तो इस वार्ड में अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी शिकायतें आती रही हैं और देखा भी जा रहा है काफ़ी अवैध निर्माण हो रखा है। वहीं बात की जाए सड़कों पे भी काफ़ी अतिक्रमण हो रखा है। लोगों ने अपने ठेले खोमचे ये लगा रखे हैं। एक तरफ तो उनका जो कहा जाए मजबूरी भी है उन लोगों की, और दूसरी तरफ अतिक्रमण भी है जिसके कारण रोड पर अधिकतर जाम लगा रहता है। तो उसको आप किस रूप से उनका एक समाधान करने वाले हैं? कानूनी तरीके पर जो भी हो पाएगा वो करेंगे। और जो मकान बन गए हैं, मान लीजिए छज्जे निकले हुए हैं कहीं पर, या जो फ्लोर्स बन गए, लोगों ने बड़ा अपना मेहनत का पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कोई कानून ऐसा बनाएंगे कि जो इस समय है उसको कोई नुकसान ना हो। और जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, उसको पूरा प्रयास करेंगे कि क्षेत्र को बिल्कुल नीट और क्लीन करें। उसके लिए चाहे कोई भी स्टेप उठाना पड़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जिस प्रकार राकेश गर्ग जी ने बताया कि जो विकास के एजेंडे और मुद्दे हैं, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक की सरकार पे लगते रहे हैं, उनसे बचने के लिए पूरे उपाय करेंगे। वहीं बात की जाए अवैध निर्माण और रोडों पे जो अतिक्रमण हो रखा है उससे निपटने के लिए कानूनी दांव पेच है उनका सहारा लेंगे। तो ऐसे में भी देखना होगा 23 अप्रैल को जनता किसकी सरकार बनाती है, निगमों में किसको लाती है, उसके बाद आगे के जो फैसले हैं वो तय हो पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सेक्टर 16 और यहाँ की जो नज़दीकी कॉलोनी है, जेजे कॉलोनी, सरदार कॉलोनी जिसको कहा जाता है, वहाँ के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वार्ड में क्या स्थिति है, क्या लगता है अभी तक कुछ विकास हुआ है या क्या किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, अगर आप निगम निगम की बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ ना तो सफाई होती है, सफाई वाला हफ्ते में एक बार दर्शन देता है। अच्छा। उसको कहीं में कोई काम आप नहीं करता। हाँ। नालियाँ रुकी हुई हैं। हाँ। यहाँ बहुत परेशानी है। साथ में सरदार कॉलोनी है। हाँ। वहाँ तो बीमारी फैलना बड़ा भय रहता है। हाँ। और अपने यहाँ निकम्मे नाम के बीजेपी के निगम पार्षद थे प्रवेश भाई। हाँ। कभी नहीं आते थे इधर। हाँ। अगर आए तो दाएं बाई तो घूम गए। इसलिए यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। और इसीलिए हमने अपने यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है और पूरे जोर शोर से उनका साथ दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस रूप से देखते हैं यहाँ इस विकास में कुछ कार्य हुए नहीं हुए? विकास के बारे में ऐसा है कि पार्कों में, डिस्ट्रिक्ट पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, उसमें जिम नहीं है, उसमें बाथरूम और लैट्रिन की फैसिलिटी नहीं है, जबकि हजारों आदमी सुबह शाम वहाँ आते जाते हैं। लेकिन
कोई भी उसमें ऐसी सुविधा नहीं है, कोई फूल लगाए हों, पेड़ पौधे बढ़िया हों, कोई भी नहीं है। यहाँ बाथरूम है, आप भी जाके देखना, आप सड़ रहा है, उसमें आदमी घुस नहीं सकता। ये सामने पार्क वो बाथरूम है। बिल्कुल निश्चित तौर पे एक गंभीर समस्या है इस वार्ड में जो देखने को मिली है, क्योंकि अगर बात की जाए इस वार्ड में एक रोहिणी सेक्टर 17 का इलाका है, जहां पर बड़े ही वहां पे बात की जाए तो एक मार्केट वाला एरिया है, काफ़ी कारोबारी वहां आते हैं, व्यापारी वहां लोग आते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए वहां पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उनको देखते हुए सामना करना पड़ता है। जैसा कि बताया गया कि इस वार्ड में एक और समस्या है खेल कूद के लिए, क्योंकि बात की जाए जो युवा लोग हैं उनको खेल कूदने के लिए एक स्थान चाहिए होता है। यहाँ पे पार्क तो बहुत है, लेकिन खेलने कूदने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं हैं। हाँ जी, जब से ये झाड़ू वाले आए हैं तब से हमारी पेंशन बिल्कुल बंद हो गई है। हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पोता पोती, बेटा मेरा नहीं है, हम बहुत मुसीबत में है और हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे साथ वादे किए मकान देंगे, जगह देंगे रहने के लिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया, वादे झूठे करके चले गए हमारे साथ। जैसा कि अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि अभी 1000 रुपए बढ़ाए गए हैं पेंशन पे, तो क्या कारण है 1000 रुपए बढ़ाए भी गए आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही पेंशन हमारी बंद कर दी गई है, बिल्कुल ही नहीं आ रही, बिल्कुल अब नहीं लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, इनसे जानते हैं। आप लोग बच्चे पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं बच्चों? आपके स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल के तो नगर निगम के बच्चे हैं कुछ यहाँ पे? हाँ जी, यही तो है। आपके यहाँ पढ़ाई कैसे होती है आपके यहाँ? इंग्लिश। कैसे पढ़ाई होती है? बच्चे मैडम आती है टाइम पे? बिल्कुल, बच्चों की बात की जाए भले बोले ये और इनका, लेकिन आपसे बात करेंगे यहाँ किस प्रकार की समस्या? हाँ जी, यहाँ पे क्या समस्या है? क्या भैया हमारे यहाँ पे बच्चा पढ़ता था, 2 बार हमारे बच्चे का नाम काट दी, दोबारा नाम ही नहीं लेते घड़ी। क्यों, क्या कारण है? प्रिंसिपल भी बोलता है बच्चा तुम्हारा आता नहीं, हम काम पे जाते हैं, चलो बच्चा नहीं भी आता तो हम तो शिकायत लगाते हैं, तो चल कोई बात नहीं आता, हम छोड़ देते, फिर भी नाम काट देते हैं। पता नहीं कितने चक्कर हम लगा के थके, मेरे बच्चे का दोबारा नाम नहीं लिखा। 7वीं था मेरा लड़का। सरदार कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको भी पैसे नहीं मिलते और हमारी जरा सी इज्जत नहीं होती वहाँ पर। हम झाड़ू वाले के पास जाते हैं, झाड़ू वाला तो कभी नहीं हमारे को यहाँ पर दफ्तर में कभी नहीं मिला और आज तक हमने दर्शन नहीं किए। और ऐसे कहते हैं 30,000 देते हैं, वो देते हैं, कुछ भी नहीं देते हमारे को। और लोगों की मिसले कटवा के धर दी है सरदार कॉलोनी के। स्कूल में जाए हमारी दिल्ली की इज्जत नहीं है सरदार कॉलोनी की। और सरदार स्कूल के बच्चों के पैसे आते रहे, मुसलमानों के, जैनियों के, वो भी पैसे नहीं बच्चों के आ रहे। बिल्कुल, साफ तौर पे जैसे लोगों की शिकायतें हैं, यहाँ पर समस्याएं बहुत है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे जाकर देखेंगे किस प्रकार की समस्या है और क्या वाकई में ही जिस प्रकार की जो अभी मौजूदा पार्षद थे प्रवेश भाई या इस समय जो मौजूदा विधायक है, क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी और युवा नेता रोहित शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जनता इस बार आपको चुनकर निगम में लाती है तो क्या उनके वादे आपने उनसे किए हैं और क्या एजेंडे होंगे जो उनको तोहफे में देने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर 1990 से प्लॉटेड डेवलपमेंट है, अलॉटमेंट किए गए, डीडीए कॉलोनी है ये। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोड हो गए, पार्क हो गए अपना, और सड़कें हो गई, इन सब का निर्माण तो डीडीए ने ही ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट करके किया था। लेकिन यहाँ पर जो मूल समस्या ये है कि उनका रखरखाव रखना, पार्कों का रखरखाव रखना, जो सीवरेज सिस्टम है उसको मैनेज करके रखना, यहाँ पर जो लोक भलाई के काम या जो सरकारी सुविधाएं होती हैं जो सरकार जो जनता तक पहुंचाती है उनको लोगों तक मुहैया कराना और उनको उस चीज़ के बारे में अवगत कराना, इन सब से हमारा एरिया बहुत पीछे है। अब जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो एसडीएम ऑफिस है वो किसी गांव देहात में अलीपुर में डाल रखा है, और जबकि हमारा ये शहरी इलाका आता है और यहाँ पर जो शहर के लोगों को अगर कोई काम होता है, अपना लो इनकम का हो, पेंशन का काम हो, वोटर आईडी कार्ड का काम हो, आधार कार्ड का काम हो, तो यहाँ पर लोगों को बहुत समस्या आती है। तो हम ये सुविधाएं जो सी है जनता तक मुहैया कराएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा विज़न है इस क्षेत्र के अंदर, जैसे आपका यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक कोई सेंटर या स्टोर काइंड ऑफ नहीं बना रखा है जहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठ सके, अपनी बातें कर सकें। यहाँ पर पार्कों का जो रखरखाव है बहुत बुरी तरीके से दुर्दशा हो रखी है। पिछले साल जब चिकनगुनिया और डेंगू की बीमारी फैली थी तब भी हम लोगों ने अपनी तरफ से यूथ कांग्रेस के साथियों ने खुद एक ड्राइव चलाई थी, फॉगिंग कराई थी, घर घर गए थे, लेकिन तब भी हमारे गत निगम पार्षद जो उनसे थे प्रवेश भाई जी और साथ ही जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली थी। लेकिन हमने
यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए क्षेत्र के बीच में रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि भी जो क्षेत्र के लोग हैं अगर हम उनके बीच में रहते तो उनके दुख सुख में साथ रहना चाहिए, तो इसलिए हमने वो प्रयास किए हैं। अच्छा, बात की जाए निगमों में लगातार भ्रष्टाचार, एनक्रोचमेंट और यहाँ तक कि अवैध निर्माण के आरोप लगते रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस निगम में आती है और मुख्यतः आप भी अगर आते हैं, इस वार्ड को चुन के आते हैं, अगर जनता चुनती है, तो किस रूप से आप उनको निजात दिलाने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस का शुरू से ही एजेंडा रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के लोगों के लिए, लोक भलाई के लिए काम किए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार एजेंडा रहा है, हम उस बात को लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अपने 272 निगम पार्षद जो पूरे कॉरपोरेशन में थे, उनमें से इनके 153 निगम पार्षद थे, उन्होंने सभी निगम पार्षदों का टिकट काट लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इन चेहरों को क्षेत्र में लेकर के जाएंगे तो उनको वोट नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जनता इस बात से भली भांति अवगत है कि भ्रष्टाचार जो 10 साल में कॉरपोरेशन में हुआ है, जो सरकारी कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी थे, उनको जो वेतन नहीं दिया गया है, 3-3 साल तक जो बुजुर्गों को और महिलाओं को जो पेंशन नहीं दी गई है, इन सभी बातों से जनता अवगत है। और जनता इस बार इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। संपूर्ण इस वार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर युवाओं के लिए काफ़ी खेल कूद के ना संसाधन है, ना ही कोई पार्क है। पार्क यहाँ बहुत गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, लेकिन खेल कूद के नाम पे कोई भी ऐसा पार्क नहीं है। तो ऐसे में आप इसको किस रूप से देखते हैं, और अगर आपको चुना जाए तो आप उनको किस रूप में सौगात देंगे? देखिए, यहाँ पर 1993 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और 2003-2 में भी, 2007 में भी, और जितने भी अपना चुनाव हुए हैं कॉरपोरेशन के हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हमेशा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पर जो डीडीए ने काम करा दिया उसको भी मेंटेन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। हमारा जो मैनिफेस्टो है इस वार्ड को लेकर के, हमने उसमें ये बात रखी है कि हम लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं हमारा, उनके लिए हम लोग स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे, पुरजोर मांग करेंगे, ताकि हमारे वार्ड में जो प्रतिभाशाली जो व्यक्तित्व हैं, जो नौजवान साथी है, वो उभर के बाहर आए और हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे भाजपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी नए चेहरों को मौका दिया है, और जैसे ही हमारे साथ एक युवा नेता इस समय मौजूद थे, उनकी जो सोच है वो विकास की ओर है, और उनका कहना है कि जो विकास के एजेंडे हैं उस पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं, और अगर जनता उनको चुन के लाती है तो उनके लिए वो कई सौगातें लाएंगे। संपूर्ण वार्ड के जायजे के बाद अब हम पहुंचे हैं अंतिम छोर पर। इस अंतिम छोर और इस अंतिम कड़ी में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो निगमों के द्वारा जो एनक्रोचमेंट है उसकी समस्याएं हमेशा बरकरार रहती हैं। ऐसे में अवैध निर्माण भी है, एनक्रोचमेंट भी देखने को मिला। इसके अलावा साफ़ सफाई की बात की जाए, साफ़ सफाई को लेकर भी काफ़ी लोग आक्रोशित थे, काफ़ी लोग नाराज़ दिखे। और ऐसे में इस समय हम सेक्टर 16 के एक पार्क का भी आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। इस पार्क में कुछ सिर्फ इसी पार्क में नहीं, और भी पार्कों में पूर्ण दिल्ली में जो नगर निगम के अधीन जो पार्क आते हैं उनमें इस प्रकार के डस्टबिन लगाए गए हैं, और इन डस्टबिन की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोई इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा, कोई इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, जिसके कारण से जो लाखों करोड़ों रुपए का जो घाटा है, जो चूना है, वो निगम को लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी एक कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो इतना खर्चा निगम द्वारा किया जाता है वो वेस्ट होता नज़र आ रहा है। वहीं बात की जाए यहाँ पे जो जैसे पहले भी बताया गया था कि सेक्टर 17 एक जो मार्केट एरिया है, वहाँ पे लोग बाहर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं और यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं, और ऐसे में शौचालय की कोई संपूर्ण व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पर लोग परेशान हैं, खुले में शौच करते हैं, और जिसकी वजह से गंदगी आए दिन पथरी रहती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं चुनावी माहौल है, ऐसे में घास काटने का काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो गंदगी है मतलब पसरी हुई है। तो ऐसे में जो जनता है वो क्या फैसला लेने वाली है? 10 साल से निगमों में भाजपा जो काबिज है, क्या उसको दोबारा जिताएगी, या फिर इस बार जो मैदान में नए कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं और कुछ नए दल आ रहे हैं नज़र में, तो उनको चुनकर नई सरकार बनाएगी? तो ऐसे में 23 तारीख को चुनाव होने हैं और 26 को इसका फैसला आ जाएगा, और 26 तारीख को साफ हो जाएगा कि दिल्ली में तीनों निगमों में क्या नया चेहरा, नई पार्टी, नया दल नजर आता है, या फिर वही पुरानी सरकार। दिल्ली से कैमरामैन आर एन तिवारी के साथ पुनीत कुमार चौधरी, GBC न्यूज़।